हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड। माय नेम इज़ विकास राणा। स्टूडेंट्स, हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं। आप हमारी एप्लीकेशन कैरियर क्लाउड को जाके चेक कर सकते हैं, जहां पर आप इजीली आपको वेरियस कोर्सेज देखने को मिलेंगे, क्विजेज अटेम्प्ट करने को मिलेंगी, पीडीएफ्स मिलेंगी जो कि आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं। हमारा जो सेशन है, हमारा जो कोर्सेज है, ये क्यों टॉप नॉच रहते हैं? क्योंकि जो हमारी एप्लीकेशंस हैं, हम यहाँ को वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं, वेराइटी ऑफ नोट्स प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पर आपको कंटेंट मिलेगा बोथ हिंदी एज वेल एज इंग्लिश में। आपको क्या करना है, हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है गूगल ऐप स्टोर से, जो कि आप इजीली कैरियर्स क्लाउड के नाम से सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। एंड वंस यू हैव डाउनलोडेड, आपको लॉगिन करना पड़ेगा विद योर जीमेल आईडी। एंड लॉगिन करने के बाद आपको हमारी जो भी कोर्सेज हैं वो यहाँ पर आपको सारे देखने को मिलेंगे। जो भी आपको क्विज अटेम्प्ट करनी है वो देखने को मिलेगी। आपको ई बुक्स मिलेंगी, यहाँ पर पाथ मिलेंगे आपको। एंड जैसे मैंने आपको बताया, हम डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे और मंथली बेसिस पे करंट अफेयर्स अपलोड करते हैं, बोथ इन हिंदी एज वेल एज इंग्लिश लैंग्वेज। यहां पर आप देखेंगे जो डेली बेसिस पे आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, फिर आप यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हैं, उसके बाद आप आके इस एप्लीकेशन पे क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं डेली बेसिस पे, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। सिमिलरली वीकली बेसिस पे भी आप ये करेंगे, जो करंट अफेयर्स हैं उसकी आपको पीडीएफ मिलेगी एंड आप क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं वीकली बेसिस पे भी, जो कि आपकी प्रिपरेशन को एक स्टेप आगे लेके जाएगा। एंड फिर ऐसे ही जो मंथली बेसिस पे आपको 100 क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंट पीडीएफ मिलेगी, वो आप रिवीजन के लिए एक बहुत अच्छा सोर्स रहेगा आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जो गवर्नमेंट एग्जाम एस्पिरेंट्स हैं। इसी के साथ साथ आप देखेंगे, हम बैंकिंग और इकोनॉमी के करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं आपको। हम स्टेट वाइज करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, तेलंगाना, कोई भी स्टेट हो। नॉट जस्ट दिस फ्रेंड्स, इसी के साथ साथ देखेंगे हम आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड करते हैं, और ये टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। टॉपिक्स देखें तो जैसे इंपॉर्टेंट डेज, नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, स्पोर्ट्स, डिफेंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एप्स एंड वेब पोर्टल्स, नेम द टॉपिक, और आपको उस टॉपिक के यहाँ पे करंट अफेयर्स देखने को मिलेंगे। जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स लॉन्च की जाती हैं, जो भी एमओयू साइंस किए जाते हैं, जो भी इंडेक्सेस एंड रिपोर्ट्स आती हैं, वो सारी हमारे द्वारा कवर की जाती हैं, ताकि स्टूडेंट को वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस मिल सके करंट अफेयर्स का। हेलो एवरीवन। सो आज की वीडियो में हम थर्ड वीक ऑफ जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। काफ़ी हेल्पफुल सेशन रहेगा आप सभी के लिए, तो एंड तक बने रहिएगा। काफ़ी कुछ आपको नोट करने को मिलेगा। नोट साथ साथ करना, क्योंकि ये जो इन्फॉर्मेशन होगी ना, आप बार बार वीडियो नहीं खोलेंगे, बल्कि आप अपने नोट्स में से रिवाइज करना पसंद करेंगे, तो उस पर्सपेक्टिव से आपका नोट्स मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहला क्वेश्चन है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन की स्टैंडिंग कमेटी ऑन इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स। स्टैंडिंग कमेटी ऑन इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स, इसको रिप्लेस किया जाएगा किसके द्वारा? स्टैंडिंग कमेटी ऑन स्टैटिस्टिक्स के द्वारा, राइट, टू रिव्यू द फ्रेमवर्क एंड रिजल्ट्स ऑफ द सर्वे, जो कि आपके एनएसओ के द्वारा कंडक्ट कराए जाएंगे। अब क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किन को अपॉइंट किया गया है चेयरमैन ऑफ द एससीओएस, जो कि है स्टैंडिंग कमेटी ऑन स्टैटिस्टिक्स। तो बताइए किन को चेयरमैन अपॉइंट किया गया है? वो है प्रणब सेन, करेक्ट। फिर यहीं पे याद रखेंगे, जो ये आपकी स्टैंडिंग कमेटी होगी ना, इसके 10 तो ऑफिशियल मेंबर्स होंगे। पूछा जा सकता है कितने नॉन ऑफिशियल मेंबर्स होंगे, तो यहाँ पर आपके 4 नॉन ऑफिशियल मेंबर्स होंगे, करेक्ट। एंड जो टोटल मेंबर्स की लिमिट हो सकती है, वो मैक्स टू मैक्स आपके 16 मेंबर्स की यहाँ पे लिमिट हो सकती है, करेक्ट। फिर यहीं पे याद रखेंगे, जो ये स्टैंडिंग कमेटी ऑन स्टैटिस्टिक्स है, विल हैव मोर एक्सटेंटिव मैंडेट। एंड यहीं पर आपको याद रखना है, जो प्रणब सेन है, ये फर्स्ट चीफ स्टैटिस्टियन है एंड द फॉर्मर चेयरमैन ऑफ द नेशनल स्टैटिस्टिक्स कमीशन, जिनको अभी चेयरमैन अपॉइंट किया गया है स्टैंडिंग कमेटी ऑन स्टैटिस्टिक्स के, करेक्ट, प्रणब सेन। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीज विजिट टू फ्रांस इन जुलाई 2023। तो अगर इनकी बात करें तो ऑप्शन ए देखते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर टू हैव बीन कन्फर्ड विद द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर, राइट। ये फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन एंड मिलिट्री ऑनर है, जो कि फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन के द्वारा दिया गया, और ये फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड रहेगा, सिविलियन एज वेल एज मिलिट्री ऑनर। क्या नाम है? ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर। एंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा वो ये पहले इंडियन प्राइम मिनिस्टर बने जिनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो क्या ये ऑप्शन ठीक है? तो यस, ऑप्शन ए ठीक है। सेकंड आ जाता है, इंडिया एंड फ्रांस दे अग्री टू अडॉप्ट अ रोड मैप टू सेट द कोर्स फॉर द
बायलेटरल रिलेशनशिप अप टू 2047। तो हाँ, ऑप्शन बी भी ठीक है। क्यों? क्योंकि 2047 में इंडिया के 100 साल पूरे हो जाएंगे इंडिपेंडेंस के। फिर तीसरा आ जाता है मडगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। इन्होंने एक एमओयू साइन किया नेवल ग्रुप ऑफ फ्रांस के साथ ताकि कोलैबोरेट किया जा सके इन द फील्ड ऑफ सरफेस शिप्स दैट केटर टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ इंडिया एंड इंटरनेशनल नेवी फोर्सेज। तो याद रखेंगे ये मडगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड नहीं रहेगा, बल्कि ये आपका कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है? GRSE, जो कि है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड। इन्होंने किसके साथ? नेवल ग्रुप ऑफ फ्रांस के साथ यहां पर टाई अप किया, कोलैबोरेट किया इन द फील्ड ऑफ सरफेस शिप्स दैट केटर्स टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ इंडिया एंड इंटरनेशनल नेवल फोर्सेस। तो ऑप्शन सी गलत है, ए और बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, which company has recently commissioned India's first transitional power project to Bangladesh from ultra supercritical thermal power plant in Godda, झारखंड? तो ये रहेगा अडानी ग्रुप। करेक्ट, अडानी ग्रुप ने पहला या फिर अडानी ग्रुप ने फर्स्ट ट्रांसनेशनल, इसका मतलब क्या हुआ ट्रांसनेशनल का? ये जो यहाँ पे जो भी आपकी पावर जनरेट की जाएगी, एनर्जी जनरेट की जाएगी, उस 100% उस एनर्जी को कहाँ सप्लाई किया जाएगा? टू बांग्लादेश। और ये सेटअप किसके द्वारा किया गया? अडानी ग्रुप के द्वारा इसको सेटअप किया गया है। करेक्ट, चलिए। एंड ये आपका 1600 मेगावाट का रहेगा, ये भी याद रखेंगे। यहाँ से 1600 मेगावाट एनर्जी को सप्लाई करने की बात की गई। नेक्स्ट, किस बैंक ने अभी रिसेंटली अनाउंस किया देयर सपोर्ट फॉर इंडियाज नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन विद अ सस्टेनेबल लोन ऑफ 1 बिलियन यूरो टू बूस्ट ग्रीन हाइड्रोजन एंड रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स इन इंडिया? तो कौन है वो? कौन से ग्रुप के द्वारा? ये रहेगा यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक, EIB। करेक्ट, यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक ने अभी 1 बिलियन यूरो की इन्वेस्टमेंट करने की बात करी। ये लोन प्रोवाइड कराया किसको? इंडिया के ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को। करेक्ट, और इस ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के को सपोर्ट करने के लिए, इसको बढ़ावा देने के लिए, ताकि यहाँ पे इंडिया में हाइड्रोजन की ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग हो सके एंड फिर उस मैन्युफैक्चरिंग के बाद उस हाइड्रोजन को इंडिया में एज अ फ्यूल, ग्रीन फ्यूल यूज़ किया जा सके। फिर इसी के साथ साथ यहीं पे याद रखेंगे आप, पहली ट्रेन जो कि हाइड्रोजन पावर्ड होगी, राइट, ये कहाँ से रन की जाएगी? जींद, हरियाणा से, राइट। और जींद हरियाणा के यहाँ से जो फ्लैग ऑफ की जाएगी ये ट्रेन, इस स्टेशन के पास में ही आपका एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी सेटअप किया जाएगा हाइड्रोजन का। करेक्ट। नेक्स्ट, नेम द बैंक जिन्होंने भी रिसेंटली एक MOU साइन किया अमूल के साथ टू ऑफर फाइनेंशियल सर्विसेज टू फेडरेशन सप्लाई नेटवर्क पैन इंडिया अंडर द माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड, जो कि मुद्रा स्कीम है। तो मुद्रा स्कीम के अंडर अभी किस बैंक ने यहाँ पे अमूल के साथ टाई अप किया, ताकि जो इनका कोऑपरेटिव नेटवर्क है, जो इनका पूरा नेटवर्क बना हुआ है, जो अलग अलग इनके पार्टनर्स हैं, उनको फाइनेंस प्रोवाइड कराने की यहाँ पे बात की गई। तो कौन रहेगा? वो है पंजाब नेशनल बैंक। फिर इन्हीं के द्वारा कई सारे QR कोड्स आपके, राइट, पॉइंट ऑफ सेल डिवाइसेस, UPI पेमेंट के लिए एक पूरा सप्लाई चेन जो इनकी अमूल की है, उनको यहाँ पे फाइनेंस करने की बात की गई और इजीली EMI में वो यहाँ पे लोन वापस चुका सकते हैं। करेक्ट, तो ये रहेगा पंजाब नेशनल बैंक जिन्होंने टाई अप किया किसके साथ? अमूल के साथ। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू 136th एडिशन ऑफ द विंबलडन चैंपियनशिप 2023, जो कि जून से जुलाई 2023 में हुई? तो इसमें से बताना कौन सा ठीक है। देखो सारे ऑप्शन ठीक है, हमें सिर्फ एक बताना है जो कि इनकरेक्ट है। अगर इसकी यहाँ पे बात करें तो यहीं पे विंबलडन से रिलेटेड याद रखेंगे कार्लोस एल्क्रेज, ये स्पेन के हैं, ये यहाँ पर मेंस की उसमें विजेता रहे। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ फीमेल के उसमें, तो एलेना रिबेंका नहीं है, ये याद रखेंगे। कौन रहेंगी जिन्होंने ये वीमेन सिंगल टाइटल जीत लिया है? वो है कौन? वो है चेक रिपब्लिक की मार्केटा वोंड्रोसोवा, राइट। ये पहली अनसीडेड वीमेन सिंगल चैंपियन बनी। करेक्ट, तो दूसरा ऑप्शन यहाँ गलत हो जाता है। देन तीसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन दोनों ठीक है। यहाँ पर ये आपके मेंस डबल के विनर रहे एंड ये आपके वीमेंस डबल के यहाँ पर विनर रही। ठीक है, चलिए नेक्स्ट।
नेक्स्ट आ जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स इज आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू 25th एडिशन ऑफ द एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो कि बैंकॉक थाईलैंड में हुई, राइट। अगर इसके बारे में हम यहाँ पे बात करें तो ऑप्शन ए, इंडियन कंटीजेंट यहाँ पे या इंडियन टीम ने या जो भी इंडियन प्लेयर्स गए थे टोटल 27 मेडल जीते, जिसमें से 6 गोल्ड थे, 12 सिल्वर एंड 9 ब्रॉन्ज थे। एंड इंडिया ने यहाँ पे थर्ड फिनिश किया इन द ओवरऑल मेडल टैली ऑफ द 15th एडिशन ऑफ द एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप। तो ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक आ जाता है। सेकंड पे आते हैं राजेश रमेश, ऐश्वर्या मिश्रा, अमोद जैकोब एंड सुभा वेंकटेशन। इन सबको यहाँ पे गोल्ड मेडल मिला इन 4x400 मिक्स्ड रिले इवेंट में। तो ऑप्शन बी भी ठीक आ जाता है। तीसरा, इंडियन लॉन्ग जंपर मुराली श्रीशंकर, इन्होंने हैज सिक्योर्ड हिज क्वालिफिकेशन फॉर 2024 पेरिस ओलंपिक गेम्स आफ्टर विनिंग सिल्वर मेडल एट द एशियन एथलेटिक्स चैंपियन जो कि 25th एडिशन था। तो ऑप्शन सी भी ठीक। लेकिन यहीं पे आप पूछेंगे कि सर इंडिया तो थर्ड पोजीशन पे आया मेडल टैली में टॉप किसने किया? तो वो है जापान ने यहाँ पर टॉप किया विद कितने 37 मेडल्स। ठीक, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। हु डिस्कवर्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट एटॉमिक बॉम्ब ड्यूरिंग मैनहट्टन प्रोजेक्ट? मैनहट्टन प्रोजेक्ट के दौरान ये प्रोजेक्ट जो है एटॉम बॉम्ब से रिलेटेड है, करेक्ट। एंड फर्स्ट जिन्होंने डिस्कवर किया फर्स्ट एटॉमिक बॉम्ब कौन रहेगा? वो है जे रॉबर्ट ओपनहाइमर, राइट। इनकी एक फेमस लाइन है दैट आई हैव बिकम डेथ नाउ, और इन्हीं की अभी एक मूवी रिलीज की गई थी। इसी के साथ साथ आपकी बारबी मूवी भी रिलीज की गई है, राइट। और इसमें याद रखेंगे जे रॉबर्ट ओपनहाइमर ये व्यक्ति हैं जिनको फाउंडर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब के नाम से भी जाना जाता है, राइट। एंड जो पहले एटॉमिक बॉम्ब से रिलेटेड जो प्रोजेक्ट का नाम था वो क्या था? मैनहट्टन प्रोजेक्ट। नेक्स्ट, के.एस. सुब्रमण्यम द कमांडिंग ऑफिसर ऑफ इंडिया के फर्स्ट सबमरीन इंडियन नेवल शिप डैश पास्ड अवे इन जून 2023। तो के.एस. सुब्रमण्यम ये कमांडिंग ऑफिसर हैं ऑफ इंडिया के फर्स्ट सबमरीन इंडियन नेवल शिप जो है INS कलवारी, राइट। इनका अभी रिसेंटली निधन हो गया है एंड ये कमांडिंग ऑफिसर थे ऑफ द इंडियाज फर्स्ट सबमरीन INS कलवारी, जो कि इनका भी कब निधन हुआ? जून 2023 में। तो ऑप्शन 5 यहाँ पे करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट आ जाता है विच अमंग द फॉलोइंग आर इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द सेकेंड एडिशन ऑफ नीति आयोग रिपोर्ट जो कि है नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, राइट। इसमें बताया गया कि इंडिया के जो पिछले 15 साल की हम बात करें तो पॉवर्टी में हमें रिडक्शन देखने को मिला है, राइट। पॉवर्टी कम हो गई है, करेक्ट। एंड फिर यहीं पे अगर मैं बात करूं कौन सी स्टेट है जिसमें सबसे ज़्यादा पॉवर्टी रिड्यूस हमें देखने को मिलती है, कम हो देखने को मिलती है, वो है उत्तर प्रदेश। यहीं पे ऑप्शन ए देखा, हमें पूछना है इनकरेक्ट कौन सा है। तो ऑप्शन ए देखते हैं। इंडिया हैज़ रजिस्टर्ड अ सिग्निफिकेंट डिक्लाइन ऑफ 9.89% पॉइंट in the number of India's multi-dimensionally poor from 24.85 in 2015-16 to 14.96 in 2019-21। तो ये जो डाटा दे रखा है ना फैक्ट, ये करेक्टली मेंशन है। सेकंड पे आ जाते हैं। बिहार रजिस्टर्ड द लार्जेस्ट डिक्लाइन इन द नंबर ऑफ पुअर दैट इज 1.43 करोड़ पीपल। तो नहीं याद रखेंगे, अभी मैंने क्या बताया, यूपी। एंड जो नंबर ऑफ पीपल है वो है 3.43 करोड़ की यहाँ पर हमें पॉवर्टी में डिक्लाइन देखने को मिला, मतलब लोग पॉवर्टी के बाहर आए हैं। तो सबसे पहले टॉप पर कौन सी आ जाती है? यूपी के बाद आ जाती है आपकी बिहार, फिर मध्य प्रदेश, फिर उड़ीसा, और उड़ीसा के बाद राजस्थान। ठीक है। एंड सी ऑप्शन दिल्ली, केरला, गोवा एंड तमिलनाडु दे हैव द लीस्ट नंबर ऑफ पीपल फेसिंग मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी अलॉन्ग विद द यूनियन टेरिटरीज। तो ऑप्शन सी भी ठीक है, बी यहाँ पर गलत आ जाता है। नेक्स्ट, नेम द नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन NGO जिनको अभी रिसेंटली रिसीव हुआ स्पेशल कंसल्टेटिव स्टेटस फ्रॉम यूनाइटेड नेशंस इकोसॉक। यूनाइटेड नेशन की इकोसॉक जो बॉडी है, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इनके थ्रू अभी किस NGO को ये इस इकोसॉक सर्टिफिकेट से या फिर इकोसॉक का स्टेटस दिया गया है। तो वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन रहेगी या कौन सा NGO रहेगा? वो है WHD, वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन ड्राइव, करेक्ट। इनको अभी स्पेशल कंसल्टेटिव स्टेटस मिला बाय द यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। विद दिस इकोसॉक स्टेटस
ये ऑथराइज्ड है टू इंटरेक्ट एक्टिवली विद द सब्सिडरीज एंड जो बेसिक ह्यूमन राइट काउंसिल्स होती हैं, जो आपके यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है, राइट, अदर इंटर गवर्नमेंटल बॉडीज हैं, इनके साथ यहाँ पर इंटरेक्ट करने का मौका मिलेगा। फिर इसी के साथ साथ इनको यहाँ पर आगे कैसे ये ह्यूमैनिटेरियन या फिर जो ह्यूमन राइट्स हैं उसके लिए काम करने का, उसके लिए क्या हम गाइडलाइंस लॉन्च कर सकते हैं, क्या फ्रेमवर्क्स, क्या कैंपेन लॉन्च किए जा सकते हैं ताकि लोगों की हेल्प की जा सके ग्लोबली, वो यहाँ पे लॉन्च करने का भी मौका मिलेगा। एंड विद 54 मेंबर स्टेट्स यहाँ पर इनको इंटरेक्शन मिलेगा ओवर द नेक्स्ट 3 years एट यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। नेक्स्ट आ जाते हैं, डैश बिकेम द फर्स्ट यूरोपियन नेशन टू ज्वाइन कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, CEPA, राइट, कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप। ये इसको ज्वाइन करने वाली वो पहली यूरोपियन नेशन कौन सा बन गया है, वो है यूनाइटेड किंगडम। और यूनाइटेड किंगडम के ज्वाइन करने के साथ यहाँ पर जो ये आपकी CAPA फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप है, इसकी जो टोटल GDP निकल के आती है वो $12 ट्रिलियन के करीब निकल के आती है। एंड ये आपका 12% है ऑफ द ग्लोबल GDP। करेक्ट, याद रखेंगे। नेक्स्ट करेक्ट, यहाँ पे एक चीज करेक्ट करेंगे, ये 12% नहीं 15% ऑफ द ग्लोबल GDP आ जाता है। नेक्स्ट, नेम द यूनियन मिनिस्टर हु रिसेंटली कन्फर्ड विद द ग्लोबल इनक्रेडिबल INC लीडरशिप अवार्ड फ्रॉम द US इंडिया SME काउंसिल। तो किनको अभी कौन सी यूनियन मिनिस्टर है जिनको कन्फर किया गया ग्लोबल इनक्रेडिबल इनकॉर्पोरेशन लीडरशिप अवार्ड से, वो कौन है, वो रहेंगे G किशन रेड्डी, राइट। ये हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म, कल्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन रहेंगे। एंड इनको ग्लोबल इनक्रेडिबल इनकॉर्पोरेशन लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया फ्रॉम द US इंडिया SME काउंसिल। एंड इनको क्यों इससे सम्मानित किया गया, क्योंकि इन्होंने जो काम किया टुवर्ड्स द प्रमोशन ऑफ टूरिज्म एंड इंडिया के कल्चर हेरिटेज को जो प्रमोट करने का काम किया इन्होंने, उसके लिए। तो ऑप्शन 4 यहाँ करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेशन अमित शाह ने लॉन्च किया सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज सारा रिफंड पोर्टल टू एक्सपीडिएट द रिफंड्स फॉर द सारा ग्रुप डिपॉजिटर्स। तो ये CRCS सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज ये अभी लॉन्च किया गया था ताकि जो सारा का जो एक स्कैम हुआ था उसमें जिन लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया था उनका पैसा रिफंड कराने की यहाँ बात की गई। एंड इनिशियली 10,000 रुपये तक यहाँ पे रिफंड कराने की बात की गई जाएगी ऑफ दोज इन्वेस्टर्स। एंड इसी में याद रखेंगे मोर देन 1.7 करोड़ ऐसे इन्वेस्टर हैं जहाँ पे लोगों का पैसा वापस दिया जाएगा। 45 डेज के अंदर यहाँ पे पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन के साथ आपके रिफंड पैसे हुए फर्स्ट फेज में 10,000 रुपये तक वापस आएंगे। करेक्ट। फिर यहाँ क्वेश्चन पूछा जाए किस ऑर्गेनाइजेशन ने या कंपनी सब्सिडरी हैज डेवलप्ड दिस रिफंड पोर्टल, तो वो रहेगा इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया IFCI लिमिटेड। इंडियन इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा ये डेवलप किया गया है, राइट। और अमित शाह के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट इज कारोटू वल्लाकेलिल ओमन चांदी, राइट। ये आपके फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं किस स्टेट के, जिनका भी रिसेंटली निधन हो गया। तो ये KV ओमन चांदी जी ये केरला के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, राइट। 2 टाइम ये चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं केरला के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर। ये इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते थे। इनका 79 की एज में बेंगलोर कर्नाटका में निधन हो गया। 2004 से लेके 2006 तक, राइट। और फिर 2011 से लेके 2016 तक इन्होंने यहाँ पे चेयरमैन रहे हैं, राइट, फॉर अ टोटल ऑफ 7 years। एंड इसी के साथ साथ याद रखेंगे ये 4th लार्जेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर रहे हैं ऑफ केरला। करेक्ट। नेक्स्ट है विच कंपनी हैज रिसेंटली रिसीव्ड द इकोनॉमिक टाइम्स HR वर्ल्ड फ्यूचर स्किल अवार्ड 2023 फॉर द बेस्ट यूज ऑफ AI AR VR in learning and upskilling, right, and best advance in creating an extended enterprise learning program। तो किस कंपनी ने रिसीव किया ये इकोनॉमिक टाइम्स का HR वर्ल्ड फ्यूचर स्किल अवार्ड्स, कौन सी कंपनी है, वो है NTPC लिमिटेड। करेक्ट। यहां पर आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑग्यूमेंटेड रियलिटी,
वर्चुअल रियलिटी, इनके यूज़ को बढ़ाने के लिए एंड इसको अपनी कंपनी में इनकॉर्पोरेट करके इसके ऊपर वर्क करने के यहाँ पे काम किया गया इनके द्वारा। और इसी के लिए यहाँ पे लर्निंग और अपस्किलिंग के लिए इनको यहाँ पर इकोनॉमिक टाइम्स HR वर्ल्ड फ्यूचर स्किल अवार्ड से सम्मानित किया गया, राइट। नेक्स्ट, एंड यहीं पे इसके यूज़ करते हुए हम कैसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर सकते हैं इस फील्ड में एंड लोगों को स्किल प्रोवाइड करके इनको आगे बढ़ा सकते हैं। फिर इसी के साथ साथ यहाँ पे NTPC का याद रखेंगे, आपके अदर इनिशिएटिव भी, अदर ट्रेनिंग इनिशिएटिव सच एज GPI लर्न, राइट, फ्यूचर स्किल कोर्सेज एंड स्मर्थ मॉड्यूल। नेक्स्ट आ जाते हैं, अकॉर्डिंग टू गोल्डमैन सैक्स फॉरकास्ट इंडिया विल बिकम द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय डैश ईयर। सो गोल्डमैन सैक्स के हिसाब से जुलाई 2023 में इन्होंने रिपोर्ट ये फॉरकास्ट किया कि इंडिया 2075 तक वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा, करेक्ट। और लार्जेस्ट कौन सी होगी, वो होगी चाइना। तो मतलब हम कहें तो हम UK, US, जापान, जर्मनी इन सबको पीछे छोड़ देंगे एंड वी विल बिकम द सेकेंड लार्जेस्ट। तो करेक्ट ऑप्शन आ जाता है 2075। अभी भी एक प्रोजेक्शन है कि 2027 तक इंडिया थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा इन द वर्ल्ड, करेक्ट। और अभी रिसेंटली करंट की बात करें तो इंडिया 2023 में अगर हम बात कर रहे हैं तो वर्ल्ड की फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जो कि नीति आयोग की एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स रहेगा, तो ये एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2022 के हिसाब से अगर हम बात करें तो किस स्टेट ने टॉप किया है इन दिस इंडेक्स। तो एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स के हिसाब से इंडिया में जिसने टॉप किया वो तमिलनाडु स्टेट रहेगी विद अ स्कोर ऑफ 80.89। ठीक, इसके बाद आ जाता है सेकेंड पोजीशन पे महाराष्ट्र, फिर आ जाता है कर्नाटका, फिर आ जाता है गुजरात। गुजरात से रिलेटेड याद रखेंगे यहाँ पे सेकेंड एडिशन ऑफ सेमिकॉन होगा अब, करेक्ट। और यहीं पे सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने की बात की गई, करेक्ट। अगर मैं यूनियन टेरिटरीज की बात करूं तो यूनियन टेरिटरीज में किन्होंने टॉप किया, गोवा ने टॉप किया, राइट। और फिर अगर मैं हिमालयन स्टेट्स की बात करूं, हिमालयन रीजन की बात करूं, तो उत्तराखंड ने यहाँ पर टॉप किया इन दिस एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स, जो कि नीति आयोग के द्वारा रिलीज किया गया है। नेक्स्ट, which organization recently signed an MOU with Absolute to jointly strengthen the प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तो अभी आप देखो क्या होता है कि जब आपका कोई नेचुरल कैलेमिटी आ जाए या क्लाइमेट चेंज हो तो उसकी वजह से जो या फिर एकदम हैवी रेनफॉल आ जाए, अभी आपने देखा होगा टोमेटो का एग्जांपल लेके चलते हैं, टमाटर का, तो उससे क्या हुआ, जब बारिश हुई तो आपके जो टमाटो के प्राइस हैं वो बहुत ज़्यादा शूट अप हो गए, करेक्ट, क्योंकि डिमांड ज़्यादा थी, सप्लाई कम हो गई। तो ऐसे ही केस में जब क्या होता है कि जब एकदम बहुत सारी फसल ख़राब हो जाती है ड्यू टू आपकी कोई भी नेचुरल कैलामिटी या क्लाइमेट चेंज, तो उससे क्या होता है, जो फार्मर्स होते हैं ना उनकी इनकम पे काफ़ी इफेक्ट होता है। तो ऐसे केस में इनकी वजह से, इन क्लाइमेट चेंज या फिर आपका कोई भी एकदम बारिश आ जाए या फिर किसी की भी वजह से आपकी अगर फार्मर्स की जो क्रॉप्स है उस पर ख़राब हो जाती हैं, वो ख़राब हो जाती हैं, तो उस पर इंश्योरेंस प्रोवाइड कराने की यहाँ पे बात की गई। पूछा जा रहा है किसने यहाँ पर एब्सोल्यूट के साथ टाई अप किया फॉर द सेम, तो वो रहेगा यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑफ इंडिया। इन्होंने टाई अप किया एब्सोल्यूट के साथ टू जॉइंटली स्ट्रेंथन द प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, फिर हेनली एंड पासपोर्ट इंडेक्स की बात करते हैं। ये अभी थर्ड क्वार्टर का रिलीज़ किया गया 2023 का रैंकिंग में है ये। यहाँ पे इंडिया के द्वारा इंडिया की क्या रैंक रहेगी इन दिस इंडेक्स, तो इंडिया 80th पोजीशन पे आता है इन दिस इंडेक्स एंड यहाँ पर इंडियंस 57 कंट्रीज में वीज़ा फ्री ट्रैवल कर सकते हैं। फिर यहाँ पे मैं बात करूँ डैश कंट्री सिक्योर द फर्स्ट रैंक एज द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल इंडेक्स, वो है सिंगापुर, करेक्ट। तो सिंगापुर आ जाता है फर्स्ट पोजीशन पे एंड आपका इंडिया आ जाता है 80th पोजीशन पे। सिंगापुर कितने कंट्रीज में वीज़ा फ्री जा सकता है, तो 192 कंट्रीज में ये वीज़ा फ्री जा सकता है, करेक्ट। तो ऑप्शन 3 यहाँ पे करेक्ट रहेगा। एंड इंडिया की यहाँ पे जो 80th रैंक है याद रखेंगे, टोगो एंड सेनेगल इन दोनों के साथ सेम रहती है जो कि है 80। नेक्स्ट आ जाते हैं अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल इंडिया एट 100, जो कि पब्लिश किया गया आरबीआई की इकोनॉमिक रिसर्च एंड डिपार्टमेंट के द्वारा इन जुलाई। ऑफिशियल डाटा नहीं है, ये रिसर्च है, सिर्फ रिसर्च की गई थी और यहाँ पे बताया गया कि इंडिया नीड्स टू अचीव एन एवरेज एनुअल रियल जीडीपी ग्रोथ रेट ऑफ -% ओवर द नेक्स्ट 25 ईयर्स टू बिकम अ डेवलप्ड नेशन बाय 2047।
तो यहाँ पे याद रखना, अगर हमें 2047 तक एक डेवलप्ड नेशन बनना है, राइट, और हम चाहते हैं कि इंडिया की जो पर कैपिटा जीडीपी है 2500 यूएस डॉलर से हमारी 22,000 यूएस डॉलर हो जाए, तो हमें हर साल लगातार आने वाले 25 सालों तक 7.6% की ग्रोथ रजिस्टर करनी पड़ेगी, मिनिमम 7.6 या ऊपर। करेक्ट, याद रखेंगे। यहीं पर अगर मैं वर्ल्ड बैंक के स्टैंडर्ड के हिसाब से देखूं तो यही डाटा हो जाता है 21,664 रुपये, 21,664 डॉलर, और आईएमएफ के हिसाब से यही डाटा हो जाता है पर कैपिटल का कितना, 30,351 डॉलर। करेक्ट, चलिए नेक्स्ट, नेम द कंपनी दैट हैज रिसेंटली लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट हेल्थ इंश्योरेंस प्लेटफॉर्म विद मंथली सब्सक्रिप्शन। वो रहेगा फोन पे। करेक्ट, तो फोन पे इंश्योरेंस ब्रोकरिंग सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, जो कि PIBS है, ये आपकी होली ओन्ड सब्सिडरी है फोन पे प्राइवेट लिमिटेड की। इनके द्वारा इंश्योरेंस प्लान लॉन्च किए गए, राइट, एंड ये जो इंश्योरेंस प्लान के जो आप पेमेंट कर सकते हैं इंस्टॉलमेंट मंथली जा सकती हैं। करेक्ट, एंड ये आप UPI के थ्रू फोन पे ऐप से मंथली इंस्टॉलमेंट पे कर सकते हैं। एंड यहाँ पे जो हेल्थ इंश्योरेंस होगी ये आपकी 1 करोड़ का टर्म हेल्थ इंश्योरेंस होगा, राइट। नेक्स्ट, एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB ने रिटेन किया इंडिया की GDP ग्रोथ प्रोजेक्शन फॉरकास्ट फॉर फिस्कल ईयर 23 टू बी 6.4%। यहीं पे अगर मैं फिस्कल ईयर 24 की बात करूं तो 6.7% की ग्रोथ रहेगी। इन्फ्लेशन की अगर बात करें तो फिस्कल ईयर 2023 के लिए इन्फ्लेशन आ जाता है आपका 5%, एंड वहीं पे फिस्कल ईयर 24 की बात करें तो 4.5% इन्फ्लेशन की बात की गई। करेक्ट, तो राइट ऑप्शन क्या है, 6.4%। नेक्स्ट आते हैं फिर अडानी ग्रुप। अडानी ग्रुप ने अनाउंस किया एक प्लान टू बिल्ड द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हाइब्रिड पावर बैंक के स्टेट में। वर्ल्ड का लार्जेस्ट हाइब्रिड पावर बैंक की एनर्जी जनरेट करके स्टोर की जा सके, इसके लिए वर्ल्ड का लार्जेस्ट हाइब्रिड पावर बैंक सेटअप करने की बात की गई। किस स्टेट में, गुजरात की स्टेट में। ऑलराइट, और गुजरात की कच्छ डिस्ट्रिक्ट में। करेक्ट, ये 45 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी जनरेट करने की बात करता है, राइट। और जो कंपनी है मतलब प्लान करती है कि 45 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी बाय 2030 व्हेन ऑपरेशनल ये 20 गीगावाट ऑफ ग्रीन एनर्जी प्रोड्यूस करेगी, राइट। चलिए, और यहीं पे याद रखेंगे सेमिकॉन इंडिया, जैसे मैंने अभी बताया, इसका सेकेंड एडिशन, फर्स्ट एडिशन का हुआ था बेंगलोर कर्नाटका में, एंड ये भी इनॉग्रेट किया जाएगा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा, एंड इंटरनेशनल लेवल पे गुजरात को प्रमोट किया जाएगा एज अ मैन्युफैक्चरिंग हब ऑफ सेमीकंडक्टर्स। Next, the Union Cabinet approved the bill to include the National Institute of Industrial Engineering NITIE in Mumbai as the dash IIM of India। तो याद रखेंगे ये जो NITIE है ये 21st IIM बनेगा ऑफ इंडिया, एंड ये सेकंड IIM बनेगा ऑफ महाराष्ट्र स्टेट। तो क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है वो फर्स्ट एंड ओनली इंडिया की कौन सी स्टेट है जिसके में 2 IIM है, तो वो है महाराष्ट्र। पहला था IIM नागपुर, राइट, और ये IIM नागपुर 2015 में स्टैब्लिश किया गया था, और अब NITIE का नाम चेंज करके क्या हो जाएगा, IIM मुंबई। करेक्ट, और ये सेकंड रहेगा महाराष्ट्र का। करेक्ट, तो राइट ऑप्शन बनता है 21वां आपका ये IIM रहेगा। नेक्स्ट, इसमें एक चीज़ और याद रखेंगे, जो ये NITIE था ना, ये सेटअप किया गया था 1963 में विद द हेल्प ऑफ यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड ILO। करेक्ट, एंड अभी NIRF की रैंकिंग आई थी 2023 की, वहां पर NITIE की क्या रैंकिंग थी, 7th। नेक्स्ट, नेम द स्टेट गवर्नमेंट दैट रिसेंटली साइंड एन MOU विद OneWeb टू सेटअप इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट। तो OneWeb याद रखेंगे ये क्या है, ये सिमिलर है आपके स्टारलिंक का, राइट, और ये आपकी जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट प्रोवाइड कर रहे हैं, एक कॉन्स्टलेशन बना रहे हैं अर्थ के चारों तरफ, ताकि रिमोट इंटरनेट या फिर सैटेलाइट इंटरनेट प्रोवाइड किया जा सके इवन इन द रिमोट एरियाज। करेक्ट, तो OneWeb इंडिया ने अभी किस स्टेट की 2 विलेजेस को चूज किया जहां पर पायलट बेसिस पे आपके इंटरनेट प्रोवाइड किया जाएगा बाय OneWeb, तो वो रहेंगी गुजरात की 2 विलेजेस। करेक्ट, एंड याद रखेंगे OneWeb ये कहाँ की कंपनी है, ये UK की कंपनी है, एंड सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल
सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट ये लॉन्च किया गया गुजरात की 2 विलेजेस में, करेक्ट। वहाँ पर इंटरनेट प्रोवाइड किया जाएगा यहाँ पर फर्स्ट फेज में, और यहाँ पर 100 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे फॉर दिस इम्प्लीमेंटेशन। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द विजिट ऑफ डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह टू मलेशिया जुलाई 2023 में। यहाँ पे 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखेंगे। सबसे पहले ये ऑप्शन देखते हैं, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ऑन हिज 3-day विजिट टू मलेशिया डिस्कस द रोड मैप फॉर द 4th decade ऑफ इंडिया मलेशिया डिफेंस कॉपरेशन विद मलेशियन काउंटरपार्ट मोहम्मद हसन इन कुआलालंपुर मलेशिया। तो ऑप्शन ए ठीक। दूसरा, राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ का रीजनल ऑफिस इनॉग्रेट किया कुआलालंपुर मलेशिया में। तो नहीं, डीआरडीओ का नहीं, किसका यहाँ पर ये रीजनल ऑफिस अभी इनॉग्रेट किया? तो ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का हॉल का रीजनल ऑफिस इनॉग्रेट किया कुआलालंपुर मलेशिया में। तो दूसरा ऑप्शन गलत हो गया, करेक्ट ऑप्शन रहेगा हॉल का, और ये इंपॉर्टेंट है, मार्क करेंगे। पूछा जाएगा कि कहाँ पर रीजनल ऑफिस अभी इनॉग्रेट किया गया राजनाथ सिंह के द्वारा, HAL का, तो कुआलालंपुर मलेशिया। फिर तीसरा आ जाता है, अभी रिसेंटली राजनाथ सिंह ने एक स्टैचू अनवेल किया था, किनका? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का ये स्टैचू भी अनवेल किया गया, कहाँ पर? कुआलालंपुर मलेशिया में। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है, पूछा जाएगा किसके द्वारा अनवेल किया गया, किसका स्टैचू अनवेल किया गया और कहाँ पर अनवेल किया गया। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस हैज रिसेंटली लॉन्च्ड अ रिपोर्ट जो कि है द पाथ टू इक्वल twin indices on women's empowerment and gender equality with key highlighting that less than 1% of the women and girls live in countries with both high levels of women empowerment and high gender parity। तो ये रिलीज की गई यूनाइटेड नेशन वीमेन एंड यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट फंड के द्वारा, करेक्ट। चलिए, यहाँ पर ये डाटा कलेक्ट किया गया था फ्रॉम 114 कंट्रीज दैट हैज़ बीन एनालाइज्ड बेस्ड ऑन 2 न्यू इंडिसेस जो कि ऑफर करता है कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट ऑफ कंट्रीज प्रोग्रेस इन अचीविंग जेंडर इक्वालिटी। एंड यहाँ पर हाईलाइट रहेगा कि लेस देन 1% ऑफ द वीमेन एंड गर्ल्स लिव इन द कंट्रीज विद बोथ लेस लेवल ऑफ वीमेन एम्पावरमेंट एंड हाई जेंडर पैरिटी। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन या स्टैट्यूटरी बॉडी हैज रिसेंटली डिसाइडेड टू लिफ्ट ट्रेडिंग कर्ब्स ऑन द माइक्रो कैप स्टॉक्स दैट कम्स अंडर एनहेंस सर्वेलेंस मेजर्स। तो ये एनहेंस सर्वेलेंस मेजर्स के अंदर जो आपके माइक्रो कैप स्टॉक्स हैं उन पर जो ट्रेडिंग बैन था उसको लिफ्ट करने की बात की गई, किसके द्वारा? फ्रॉम ऑल दीज 3, सेबी, NSE एंड BSE, इन तीनों के द्वारा, करेक्ट। नेक्स्ट, एंड जो ये रिवाइज फ्रेमवर्क है ये एप्लीकेबल कब से होगा? 24 जुलाई से ये एप्लीकेबल हो गया फ्रॉम 2023। नेक्स्ट आ जाता है, RBI कैंसल द लाइसेंस ऑफ डैश कोऑपरेटिव बैंक ड्यू टू लैक ऑफ एडिक्वेट कैपिटल एंड अर्निंग प्रोस्पेक्टस। तो याद रखेंगे RBI ने कैंसिल कर दिया यूनाइटेड इंडिया कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का लाइसेंस ड्यू टू एडिक्वेट कैपिटल एंड अर्निंग प्रोस्पेक्टस। एंड यहाँ पर कोई भी नए कस्टमर को ऑन बोर्ड नहीं कर सकते हैं, ये कोई नया डिपॉजिटर नहीं ला सकते हैं, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, किस बैंक ने रिसेंटली लॉन्च किया प्रोजेक्ट पलाश एन 8-month कैंपेन टू प्रमोट इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। तो याद रखेंगे किस बैंक ने लॉन्च किया ये प्रोजेक्ट पलाश? तो ये पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था। ये एक इन्वायरमेंटल इनिशिएटिव है, 8 month लॉन्ग ये आपका कैंपेन चलेगा ताकि सस्टेनेबिलिटी को ये प्रमोट करेंगे, ताकि हम कैसे रिकॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं, राइट, ऑपरेशंस को और बेटर कर सकते हैं, एनर्जी को लेस रिड्यूस कर सकते हैं, कैसे हम बैंक्स में पेपर का रिड्यूस ला सकते हैं, वेस्ट मैनेजमेंट पे ध्यान दे सकते हैं, डिजिटल प्रोसेसेस को बढ़ा सकते हैं, ऑनलाइन डिजिटल सर्विस प्रोवाइड करा सकते हैं, करेक्ट, एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं, राइट। इसी के साथ साथ याद रखेंगे RBI का एक सस्टेनेबल फाइनेंस एंड 6th आइट्रेशन ऑफ ईज, ये भी याद रखेंगे, ईज 6.0, ये क्या है? एनहेंस्ड एक्सेस एंड सर्विस एक्सीलेंस। ये एक इनिशिएटिव है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के द्वारा लॉन्च किया गया था। एंड ये याद रखेंगे ईज 6.0, करेक्ट, ये भी था किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के द्वारा। दैट इज द 6th आइट्रेशन ऑफ एनहेंस्ड एक्सेस एंड सर्विस एक्सीलेंस, करेक्ट। एंड ये प्रोजेक्ट PNB पलाश ये बेसिकली क्या है? एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी के ऊपर बात करता है कि कैसे हम एक सर्कुलर इकोनॉमी, बेसिकली सर्कुलर इकोनॉमी तो नहीं कहेंगे हम, यहाँ पे हम बात करेंगे जैसे पेपर रिडक्शन हो गया, वेस्ट मैनेजमेंट हो गया, एनर्जी को कंजर्व करने की बात की गई, राइट, एंड ऑफलाइन से हम डिजिटल पे जाने की यहाँ पे बात की गई। नेक्स्ट, नेम द बैंक दैट रिसेंटली क्रॉस्ड $100 billion वैल्यूएशन एंड एमर्ज एज द वर्ल्ड 7th लार्जेस्ट लेंडर।
वो है HDFC बैंक, राइट। HDFC बैंक के अभी मर्जर के साथ HDFC बैंक के मर्जर विद देयर HDFC लिमिटेड, यहाँ पे जो वैल्यूएशन थी HDFC बैंक की 100 बिलियन को क्रॉस कर गई है। एंड इनकी जो ट्रेड मार्केट जो वैल्यू ट्रेड कर रही थी ये थी अराउंड $152 बिलियन, राइट। फिर इसी के साथ याद रखेंगे HDFC बैंक ये वर्ल्ड का 7th लार्जेस्ट लेंडर बन गया है, राइट, मूविंग अहेड ऑफ बैंक ऑफ चाइना, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट आ जाता है पंजाब मेल। ये फास्टेस्ट ट्रेन थी इंडिया में ड्यूरिंग द ब्रिटिश एरा विच नाउ रन्स बिटवीन मुंबई एंड फिरोजपुर कैंटोनमेंट इन पंजाब। इन्होंने कंप्लीट किया है 111 ईयर्स ऑफ ऑपरेशन इन जुलाई 2023। पंजाब मेल जो कि फास्टेस्ट ट्रेन है इन इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश एरिया, ये मुंबई एंड फिरोजपुर कैंटोनमेंट इन पंजाब के बीच में रन करती है। 111 साल से इसको पूरे हो गए ऑफ ऑपरेशन इन जुलाई 2023। 20 से भी ज़्यादा इसमें कोच रहेंगे, करेक्ट। एंड पंजाब मेल को पहले बोलते थे पंजाब लिमिटेड, ठीक है। एंड 111 ईयर्स इसको यहाँ पे पूरे हो गए हैं। 1912 में इन द मंथ ऑफ जून इसको लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट आ जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट इंप्लीमेंटेड अ की प्रोविजन ऑफ द कंपटीशन एक्ट ऑफ 2023 दैट वेस्ट द पावर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स जनरल इन द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया फ्रॉम द डैश मिनिस्ट्री। तो याद रखेंगे जो डायरेक्टर जनरल्स को अपॉइंट किया जाता था ना, पहले मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के द्वारा किया जाता था। अब इनसे छीन के किसको दे दिया गया है ये अपॉइंटमेंट का, तो ये दे दिया गया है डायरेक्टर जनरल की अपॉइंटमेंट टू CCI कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। तो पहले मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स करती थी, अब कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को ये राइट दे दिया गया है, करेक्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट प्रोग्राम की। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ये कहाँ पे लॉन्च किया गया था? सबसे पहले यूपी में। कंगना रनौत यहाँ की ब्रांड एम्बेसडर थी। इसके अंडर क्या था कि किसी डिस्ट्रिक्ट के एक प्रोडक्ट को प्रमोट किया जाएगा, करेक्ट। एंड वहीं पर आपके जो आर्टिशियंस हैं वो इस प्रोडक्ट को आगे बनाएंगे एंड इसको फिर मार्केट किया जाएगा उस प्रोडक्ट को। ये जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ये DPIIT का आपका इनिशिएटिव था, करेक्ट। एंड इसको अभी कहां पर लॉन्च किया गया है? गुजरात में लॉन्च किया गया है, ताकि प्रमोट किए जा सके इंडिजिनियस क्राफ्ट्स एंड आर्टिशंस ऑफ द स्टेट, करेक्ट। ये गुजरात के 68 ऐसे डिस्टिंक्टिव प्रोडक्ट्स हैं जिनको यहाँ पर प्रमोट किया जा सकता है। एंड इवन एग्रीकल्चर कॉमोडिटीज ऐसी हैं जिनको हम आगे प्रमोट कर सकते हैं, करेक्ट। इससे क्या होगा, जो वहां के आर्टिशंस हैं, जो वर्कर्स हैं, उनको थोड़ा सा बेनिफिट मिलेगा, फाइनेंशियल हेल्प मिलेगी, ग्रोथ मिलेगी, इकोनॉमिक ग्रोथ देखने को मिलेगी। नेक्स्ट, विच कंट्री हैज रिसेंटली साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ कॉपरेशन विद इंडिया फॉर सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन पार्टनरशिप। अभी हमने देखा था कि गुजरात में हमने देखा सेमिकॉन इंडिया का सेकंड पार्ट होगा, फिर मैन्युफैक्चरिंग को भी गुजरात में बढ़ावा देने की बात की गई एंड ग्लोबल स्केल पे गुजरात को प्रमोट किया जाएगा एज द मैन्युफैक्चरिंग हब, करेक्ट। तो यहां पर पूछा गया किसने एक MOC साइन किया इंडिया के साथ फॉर द सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन पार्टनरशिप, तो वो रहेगा जापान के साथ। यहां पे मेमोरेंडम ऑफ कॉपरेशन साइन किया गया फॉर द सप्लाई ऑफ सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन पार्टनरशिप के लिए, ठीक है। चलिए यहां पर क्या होगा, जापान अपनी जो एक्सपर्टीज है, अपनी जो टेक्नोलॉजीज है, अपनी नॉलेज है वो शेयर करेगा इंडिया के साथ, ताकि इंडिया में भी मैन्युफैक्चरिंग हब डेवलप किया जा सके ऑफ सेमीकंडक्टर। नेक्स्ट, डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, इन्होंने लॉन्च किया फर्स्ट एवर क्रेडिट गारंटी स्कीम अंडर द एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड फॉर लाइफ स्टॉक सेक्टर। एंड ये किस लिए है? फॉर ऑपरेशनलाइजिंग द स्कीम DAHD हैज एस्टेब्लिश्ड अ क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट ऑफ कितना? ऑफ 750 करोड़ रुपीज, विच विल प्रोवाइड क्रेडिट गारंटी कवरेज ऑफ अप टू 25% ऑफ द क्रेडिट फैसिलिटीज एक्सटेंडेड टू द MSMEs बाय द एलिजिबल लैंडिंग इंस्टीट्यूशन। तो यहीं पे याद रखेंगे, इन्होंने ये जो फंड इस्टेब्लिश किया गया, कितने? 750 करोड़ रुपए का फंड इस्टेब्लिश किया गया, जो कि एक क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट रहेगा, करेक्ट। एंड ये आपके जो MSMEs हैं, राइट, उनको यहां पर हेल्प करेगा, उनको फाइनेंस प्रोवाइड करेगा इन द लाइफ स्टॉक सेक्टर, करेक्ट। मान लो कोई डेयरी है जिनकी, उनको यहाँ पर कुछ फंड की जरूरत है, फाइनेंस की जरूरत है, ताकि वो अपने बिजनेस को कैरी ऑन कर सकें, तो उनको यहाँ पर ये इस फंड के थ्रू यहाँ पर मॉनेटरी हेल्प प्रोवाइड कराने की बात की गई टू स्मॉल MSMEs इन द लाइफ स्टॉक सेक्टर। नेक्स्ट आ जाता है, नेम द स्टैट्यूटरी बॉडी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिन्होंने रिसेंटली एक MOU साइन किया विद AOAC इंटरनेशनल टू एनहेंस द फूड सेफ्टी एनालिटिकल इकोसिस्टम इन
इंडिया, तो वो है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, फसाई। करेक्ट, फसाई ने अभी रिसेंटली, ये स्टैट्यूटरी बॉडी है जिन्होंने अभी रिसेंटली साइन किया एक एमओयू AOAC इंटरनेशनल के साथ, ताकि जो फूड सेफ्टी एनालिटिकल सिस्टम है, इकोसिस्टम है, उसको इंडिया में बढ़ावा दिया जा सके, ताकि इससे क्या होगा, जो टेस्टिंग मेथड्स हैं अक्रॉस इंडिया ऑफ फूड रिलेटेड, उनको एक जैसा किया जा सकता है, और जो यहाँ पर फूड टेस्टिंग लेबोरेटरीज हैं उनके जो स्टैंडर्ड्स हैं ऑल ओवर इंडिया एक जैसे रखे जाएं। इससे क्या होगा, जो सेफ्टी इकोसिस्टम है, जो फूड की सेफ्टी है, उसको बढ़ावा दिया जाएगा। करेक्ट, एंड जो ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड टेस्टिंग मेथड्स हैं उनको इंडिया में इंप्लीमेंट किया जाएगा। नेक्स्ट, डैश चीफ इलेक्शन कमिश्नर लेड 3-member delegation to participate in the 11th meeting of the executive board of the Association of World Election Bodies in कार्टागना। कहां पर है ये, राइट? तो सबसे पहले याद रखेंगे राजीव कुमार, ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, एंड इनके द्वारा 3-member डेलीगेशन लेड किया गया टू पार्टिसिपेट इन द 11th एडिशन ऑफ द मीटिंग ऑफ द एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज। ये एसोसिएशन क्या काम करती है, जो ग्लोबली आपके इलेक्शंस होते हैं ना, उन पे चेक रखती है और उनके स्टैंडर्ड्स को यहाँ पे बनाती है कि किस बेस पे आपके क्या तरीके से इलेक्शन होंगे ग्लोबली, राइट? फिर यहीं पे याद रखेंगे ये जो आपकी ए वेब हुई, ये कार्टागना कहां पर हुई, कोलंबिया में 10 से लेके 14 जुलाई तक हुई थी, राइट? तो ऑप्शन 2 यहां पे करेक्ट हो जाता है, राइट? नेक्स्ट आ जाता है फिर, इन जुलाई डैश बिकेम द फर्स्ट अरब कंट्री टू बी ग्रांटेड द ऑब्जर्वर स्टेटस। तो वो पहली कौन सी अरब कंट्री बनी जिसको ग्रांट किया गया ऑब्जर्वर स्टेटस ऑफ द एशिया पैसिफिक ग्रुप ऑन मनी लॉन्ड्रिंग। तो एशिया पैसिफिक ग्रुप का ऑब्जर्वर स्टेटस मिला है अभी। वो पहली अरब कंट्री कौन सी है, वो है आपकी, बताइए, UAE। करेक्ट, एंड इसी के साथ साथ याद रखेंगे एक और कंट्री है जिनको UAE के साथ ये ऑब्जर्वर का स्टेटस मिला है। वो कौन सी कंट्री रहेगी अगर पूछा जाए तो वो है कजाकिस्तान, राइट? अब इन दोनों कजाकिस्तान और UAE के बाद टोटल 9 कंट्रीज ऐसी हैं जिनको ऑब्जर्वर स्टेटस मिला। फिर इसी के साथ साथ याद रखेंगे, अब जो ये एशिया पैसिफिक ग्रुप है, राइट, यहां पर तुवालू इनको ऐड किया गया था, एंड अब टोटल 41 एक्टिव मेंबर्स हैं, एंड 9 मेंबर्स ऐसे हैं जो ऑब्जर्वर स्टेटस है जिनके पास, और जो लेटेस्ट 2 ऐड हुए हैं वो हैं यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एंड कजाकिस्तान। एंड कजाकिस्तान याद रखना, सॉरी UAE याद रखना, ये वो पहला अरब कंट्री है जिसको ये ऑब्जर्वर स्टेटस ग्रांट किया गया। नेक्स्ट, नेम द ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया 6 न्यू स्ट्रेटेजीज अंडर द एनवायरमेंटल सोशल गवर्नेंस कैटेगरी। ये आ जाता है सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, राइट? ये रेगुलेटर है ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट, एंड थ्रू अ सर्कुलर अलाउड एसेट मैनेजमेंट कंपनीज टू इंट्रोड्यूस 6 नई स्ट्रेटेजीज अंडर द एनवायरमेंट सोशल गवर्नेंस कैटेगरी। मतलब एनवायरमेंट सोशल एंड गवर्नेंस को काम करने के ऊपर बेसिकली बोलें तो हम जो एनवायरमेंट से रिलेटेड काम करेंगे, जो कंपनीज हैं जो एनवायरमेंट की तरफ काम करेंगी और जो सोशल इश्यूज की तरफ काम करेंगी, करेक्ट, उसके यहां पर बात की गई, और यहां पर 6 ऐसी नई स्ट्रेटेजीज को इंक्लूड किया गया है। इसी के साथ साथ आप याद रखेंगे सेबी ने इंट्रोड्यूस किया एक मोर कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क फॉर दिस ESG रेटिंग, जिसको बोला गया BRSR कोर, जो कि है बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग कोर, करेक्ट? चलिए नेक्स्ट आता है, इसी में एक चीज और याद रखेंगे, सेबी ने यहाँ पे मैंडेट कर दिया है फॉर दिस ESG स्कीम्स कि ये मिनिमम ऑफ 65% ऑफ देयर एसेट अंडर मैनेजमेंट जो है वो इन्वेस्ट करेंगे इन दिस बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग कोर में। नेक्स्ट, इंडिया कॉन्ट्रीब्यूटेड डैश टू द यूनाइटेड नेशंस फॉर प्रमोटिंग यूज ऑफ हिंदी लैंग्वेज इन UN। तो इंडिया ने कॉन्ट्रीब्यूट किया $1 मिलियन ताकि यूनाइटेड नेशन में हम हिंदी लैंग्वेज के यूज को प्रमोट कर सकें। इससे पहले इंडिया ने $800,000 कंट्रीब्यूट किए थे ताकि यूनाइटेड नेशन में हिंदी के लैंग्वेज को प्रमोट किया जा सके। यूनाइटेड नेशंस के द्वारा जो ऑफिशियल नोटिफिकेशंस रिलीज किए जाते हैं, राइट, जो गाइडलाइंस रिलीज की जाती हैं, तो उनको हिंदी में यहाँ पे रिलीज करके, एंड जो ग्लोबली इंडिया का डायस्पोरा है जो हिंदी लैंग्वेज को पढ़ते हैं, उनके लिए ये गाइडलाइंस हिंदी में भी आ सके, ये यहाँ पे मेन मोटिव रहेगा, करेक्ट? एंड ये हिंदी एट द रेट ऑफ UN प्रोजेक्ट के अंडर ये लॉन्च किया गया, राइट? एंड ये हिंदी एट द UN 2018 में लॉन्च किया गया था प्रोजेक्ट। नेक्स्ट, नेम द कंपनी दैट हैज रिसेंटली साइंड एन MOU विद अवादा ग्रुप टू इन्वेस्ट
20,000 करोड़ रुपीज ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर्स। तो ये रहेगी आपकी REC लिमिटेड। करेक्ट। REC लिमिटेड क्या है? रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड। अंडर दिस इन्होंने अभी टाई अप किया, एक MOU साइन किया, किसके साथ? अवादा ग्रुप के साथ। और ये जो ग्रुप के साथ इन्होंने MOU साइन किया, ये किस लिए? कि आने वाले 5 साल में हम 20,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट करेंगे। करेक्ट। एंड ये डिसीजन लिया गया और ये जो MOU साइन किया गया था, इट वाज ड्यूरिंग द 4th मीटिंग ऑफ द G20 एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप मीटिंग, जो कहां पर हुई थी? गोवा में हुई थी। करेक्ट। और ये रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट करेंगे आने वाले 5 सालों में, जैसे आपके मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोलर पैनल्स, फोटोवोल्टिक मैन्युफैक्चरिंग, देन सोलर, विंड एंड अदर हाइब्रिड प्रोजेक्ट्स में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने की बात की गई। इवन ग्रीन हाइड्रोजन में यहाँ पे इन्वेस्ट करने की बात की गई, ताकि आत्मनिर्भर भारत को सपोर्ट किया जा सके एंड इंडिया की जो एनर्जी ट्रांजिशन ग्रोथ है उसमें हेल्प की जा सके। नेक्स्ट है, विच मिनिस्ट्री कंपनी हैज रिसेंटली वन द बेस्ट एंगेजमेंट कैटेगरी has won the best engagement in the category for its achievement of the e-procurement through the government e-marketplace portal। तो government e-market portal जो ये होता है, government e-marketplace GEM, इसमें क्या है? आप अपने रॉ मटेरियल्स को यहाँ पे सेल कर सकते हैं इसके थ्रू, एंड लोग यहाँ से परचेज कर सकते हैं, इसके थ्रू आप बिडिंग कर सकते हैं। करेक्ट। तो मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने यहाँ पर लार्ज अमाउंट ऑफ रॉ मटेरियल को बिड किया एंड इसी के लिए इनको बेस्ट एंगेजमेंट के लिए यहाँ पर सम्मानित किया गया है। अगर यहाँ पर हम बात करें तो इनके द्वारा कुछ 21,500 करोड़ रुपए की यहाँ पे बिड पब्लिश करी गई थी थ्रू दिस जेम पोर्टल ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 23-24। करेक्ट। और इनको बेस्ट एंगेजमेंट कैटेगरी से यहाँ पे सम्मानित किया गया अंडर जेम मार्केट, जो कि है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। करेक्ट। इसी के साथ साथ याद रखना, कोल इंडिया लिमिटेड को भी राइजिंग स्टार इससे सम्मानित किया गया है। करेक्ट। चलिए नेक्स्ट आ जाता है आपका, हु हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। वो है सतपाल बानो। राइट। ये मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट किए गए हैं लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन विद इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ अजम्पशन ऑफ द चार्ज ऑफ ऑफिस, एंड ये 31 दिसंबर 2025 तक इस पोजीशन में रहेंगे। करेक्ट। एंड ये किनको रिप्लेस करेंगे? सिद्धार्थ मोहाटी को। राइट। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, विच कंपनी हैज रिसेंटली साइंड अ $7 to $9 billion डील टू इंपोर्ट लिक्विफाइड नेचुरल गैस, जो कि है LNG, फ्रॉम UAE बेस्ड अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी। करेक्ट। तो अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी से इंडिया की कौन सी कंपनी ने भी एक डील साइन करी ताकि LNG लिक्विफाइड नेचुरल गैस को इंपोर्ट किया जा सके? तो वो रहेगी हमारी कौन सी कंपनी? इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। राइट। इन्होंने ये 7 से 9 बिलियन डॉलर की डील साइन करी है आने वाले 14 सालों के लिए, एंड ये 2026 से यहाँ पे ये डील स्टार्ट हो जाएगी। करेक्ट। नेक्स्ट, इन विच स्टेट ककरापर एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट इज लोकेटेड? ये रहेगा आपका गुजरात। करेक्ट। एंड ये 700 मेगावाट का आपका न्यूक्लियर पावर रिएक्टर है, जो कि ककरापर एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट है, इन डेवलप किया जा रहा है किस स्टेट में? गुजरात में। यहाँ पर 2 अलग ऐसे 700 मेगावाट के प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स को डेवलप किया जा रहा है। करेक्ट। ये भी याद रखेंगे। तो ककरापर एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट कहां पर रहेगा? गुजरात में। विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द ग्लोबल फूड रेगुलेशन समिट 2023, जो जुलाई 2023 में हुआ? अगर इसकी बात करें यहाँ पे ऑप्शन ए देखते हैं, फॉर द फर्स्ट टाइम इंडिया होस्टेड द ग्लोबल फूड रेगुलेटर समिट इन गांधीनगर गुजरात विच वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो क्या ऑप्शन ए करेक्ट है? तो यहाँ पे याद रखेंगे, हमें बताना है जो करेक्ट है। राइट। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट नहीं है, बिकॉज फॉर द फर्स्ट टाइम इंडिया ने होस्ट करी ये, दैट वाज अ पार्ट ऑफ G20। करेक्ट। एंड इसको कहां पर होस्ट किया गया? गांधीनगर गुजरात में नहीं, इसको न्यू दिल्ली में होस्ट किया गया था। करेक्ट। एंड ये किसके द्वारा ऑर्गेनाइज कराई गई थी? फसाई के द्वारा, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज कराया गया था। करेक्ट। तो ऑप्शन ए गलत हो जाता है क्योंकि न्यू दिल्ली में हुई और फसाई के द्वारा। ऑप्शन बी पे आते हैं, यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर मनसुख मांडविया ने लॉन्च किया फूडोकॉपिया, जो कि एक कलेक्शन ऑफ फूड कैटेगरी वाइज मोनोग्राफ्स रहेगा, रिलीज किया गया एट द समिट। तो बिल्कुल फूडोकॉपिया रिलीज किया गया मनसुख मांडविया के द्वारा। सी पर आ जाते हैं, द कॉमन रेगुलेटर्स प्लेटफॉर्म संग्रह
जो सेफ फूड फॉर नेशंस ग्लोबल फूड रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैंडबुक, ये लॉन्च किया गया था एट द समिट। तो बिल्कुल संग्रह को लॉन्च किया गया था ड्यूरिंग दिस समिट। तो ऑप्शन बी और ऑप्शन सी यहाँ पर ठीक रहेंगे। करेक्ट। नेक्स्ट, which organization has recently signed a memorandum of association with India Chambers of Business and Commerce to promote India as a global hub in the healthcare manufacturing। हम जानते हैं कि इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात चल रही है, मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने की बात चल रही है। एंड अगर आपको याद हो, कोविड-19 के टाइम पे इंडिया ने हेल्थ सेक्टर में बहुत अच्छा काम करा था। डिफरेंट कंट्रीज को भी ग्लोबली हमने काफ़ी मटीरियल सप्लाई करे थे रिलेटेड टू आर हेल्थ प्रोडक्ट्स। करेक्ट। तो यहीं पर अभी बात की गई कि किस ऑर्गेनाइजेशन ने एक MOA साइन किया इंडिया चेंबर ऑफ बिजनेस एंड कॉमर्स के साथ, ताकि इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाई जा सके एंड उससे एक्सपोर्ट बढ़ाया जा सके इन द हेल्थ केयर सेक्टर। तो वो है ICMR। करेक्ट। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इन्होंने टाई अप किया MOA मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन साइन किया इंडिया चेंबर्स के साथ, ताकि ग्लोबली हम हेल्थ केयर मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दे सके। नेक्स्ट आ जाता है, विच अमंग द फॉलोइंग आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द स्टेप टेकन बाय नीति आयोग इन जुलाई 2023। ऑप्शन ए, नीति आयोग रिलीज द रिवैम्प्ड इंडिया एनर्जी सिक्योरिटी सिनेरियोज 2047। तो बिल्कुल ठीक, ये रिलीज किया था। दूसरा देखते हैं, IESS 2047 इज अ यूजर फ्रेंडली इंटरेक्टिव टूल जो कि हेल्प करेगा मिनिस्ट्रीज को और डिपार्टमेंट्स को टू डेवलप अ वैरायटी ऑफ एनर्जी ट्रांजिशन सिनेरियोज टू अचीव नेट जीरो, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का क्या टारगेट है 2070 टू बिकम कार्बन न्यूट्रल। राइट। तो ऑप्शन बी भी ठीक रहेगा। फिर यहीं पे याद रखेंगे, नीति आयोग इन कोलैबोरेशन विद एनर्जी एंड क्लाइमेट थिंक टैंक वसुधा फाउंडेशन, इन्होंने रिलीज किया इंडिया क्लाइमेट एनर्जी डैशबोर्ड 3.0 ड्यूरिंग द 14th क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल मीट गोवा में। तो ये वसुधा फाउंडेशन के द्वारा लॉन्च किया गया था नीति आयोग के कोलैबोरेशन के साथ विद एनर्जी एंड क्लाइमेट थिंक टैंक वसुधा फाउंडेशन। इन्होंने क्या रिलीज किया, एक इंडिया क्लाइमेट एनर्जी डैशबोर्ड 3.0। तो यस, ये भी बिल्कुल आपका ठीक है। तो तीनों ऑप्शन यहाँ पे ठीक रहते हैं। ये जो IECD है ना, इंडिया क्लीन एनर्जी डैशबोर्ड, ये क्या है, वन स्टेप प्लेटफॉर्म जहां पर आप ऑनलाइन डाटा सेंटर्स को देख सकते हैं ऑन एनर्जी, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, क्लाइमेट एंड रिलेटेड इकोनॉमिक डाटा सेट। नेक्स्ट पर आ जाते हैं वो, और ये इंपॉर्टेंट है, मार्क करेंगे, इंडिया का पहला कंस्ट्रक्शन इनोवेशन हब ये सेटअप किया गया कहां पर, टू प्रमोट इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप इन द फील्ड ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो याद रखेंगे, ये कोची केरला में सेटअप किया गया है एंड केरला के कुसुम इनिशिएटिव के अंडर, जो कि है केरला स्टार्टअप मिशन, उस इनिशिएटिव के अंडर ये आपका पहला कंस्ट्रक्शन इनोवेशन हब सेटअप किया गया। यहाँ पर आपकी इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात की गई, यहीं पर आपकी यहाँ पर इनोवेशन की, नॉट इंडस्ट्रियलाइजेशन, इनोवेशन की बात की गई, यहीं पर आपकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात की गई इन दिस कंस्ट्रक्शन सेक्टर। राइट। एंड यहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप की बात की गई, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस सेक्टर में आए, नई स्किल्स को अपनाएं, नई रिसर्च एंड डेवलपमेंट करें एंड नई टेक्नोलॉजी के साथ यहाँ पे आगे बढ़े। राइट। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं, नेम द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जिन्होंने रिसेंटली एक MOU साइन किया इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर के साथ टू वर्क टुगेदर टू एक्सपेंड अवेयरनेस एंड नॉलेज ऑन इंटरनेशनल अफेयर्स एंड इंडियन फॉरेन पॉलिसी। तो वो कौन सा IIT रहेगा, तो वो है आपका IIT गुवाहाटी। करेक्ट। इन्होंने अभी ICWA, जो कि है इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर के साथ एक MOU साइन किया, ताकि जो इंटरनेशनल अफेयर्स हैं और जो इंडियन फॉरेन पॉलिसीज हैं उनके ऊपर काम किया जा सके। एंड इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है, जो इंडिया का स्टैंड होता है, जो इंडिया पॉलिसीज डेवलप करती है, जो इंडिया अलग अलग कंट्रीज के साथ एग्रीमेंट साइन करती है, वो किस रीजन के बिहाफ पे होते हैं, क्या उसका रीजन होता है, राइट, किस उद्देश्य से किया जाता है, तो उन सब की यहाँ पर बात की गई। IIT गुवाहाटी एंड ICWA ने ये MOU साइन किया गया, और ये जो एग्रीमेंट है आने वाले 3 साल के लिए ये एग्रीमेंट रहेगा। करेक्ट। एंड ये किस थीम पे बेस्ड है, ये बेस्ड है ऑन द थीम ऑफ वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। नेक्स्ट, नेम द बैंक दैट रिसेंटली लॉन्च रिसोर्सेज एक्विजिशन सेंटर टू बिल्ड अप डिपॉजिट पोर्टफोलियो। तो डिपॉजिट पोर्टफोलियो, डिपॉजिट बढ़ाने के लिए, राइट, अभी रिसोर्स एक्विजिशन सेंटर सेटअप करने की बात की गई। 20 ऐसे रिसोर्स एक्विजिशन सेंटर सेटअप करने की बात की गई। एंड जो पहला इनॉग्रेट किया जाएगा मुंबई महाराष्ट्र में किया जाएगा। पूछा जा रहा है किस बैंक के द्वारा ये रिसोर्स RAC, जो कि है रिसोर्स एक्विजिशन सेंटर्स खोलने की बात की गई, तो वो है इंडियन बैंक। राइट। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, नेशनल फ्लैग अडॉप्शन डे कब ऑब्जर्व किया जाता है अक्रॉस द ग्लोब, तो अक्रॉस इंडिया, तो 22 जुलाई को हम ये डे ऑब्जर्व करते हैं, क्योंकि 22 जुलाई 1947 को इंडिया ने ट्राई कलर को अडॉप्ट किया था, जो तिरंगा है, ऊपर सैफरन, फिर वाइट, फिर ग्रीन, बीच में अशोका चक्र आ जाते हैं जिसमें 24 स्पोक्स होते हैं, ये नेवी ब्लू कलर होता है,
करेक्ट। और यहाँ पे जो रेशो होता है 2:3 का होता है विड्थ रेशो लेंथ का, करेक्ट। एंड ये डिजाइन किसके द्वारा किया गया था? पिल्लई वेंकैया जी के द्वारा 1923 में डिजाइन डेवलप किया गया था ऑफ नेशनल फ्लैग। नेक्स्ट, विच स्टेट गवर्नमेंट इन्होंने रिसेंटली लॉन्च किया वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ सागू बागू, जो कि एक एग्रीकल्चर एडवांसमेंट प्रोजेक्ट है, करेक्ट। तो ये सागू बागू किस स्टेट के द्वारा लॉन्च किया गया? तेलंगाना के द्वारा लॉन्च किया गया। एंड ये है क्या? एआई बेस्ड एग्रीकल्चर सर्विसेज प्रोवाइड कराने के लिए टू फार्मर्स, राइट। मतलब फार्मर्स को एग्रीकल्चर एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एग्रीटेक सर्विसेज प्रोवाइड कराने के लिए टू द फार्मर्स ऑफ तेलंगाना ये सागू बागू लॉन्च किया गया, जो कि एक एग्रीकल्चर एडवांसमेंट प्रोजेक्ट रहेगा। इसका फेज 1 लॉन्च किया गया है, अभी ये भी याद रखेंगे, करेक्ट। फिर इसी के साथ साथ याद रखना, अभी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एंड तेलंगाना गवर्नमेंट के द्वारा मिलके एक और इनिशिएटिव एआई फॉर एआई लॉन्च किया गया। इसके अंडर 7000 चिली फार्मर्स को यहाँ पे बेनिफिट प्रोवाइड किया गया। और ये एआई फॉर एआई क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर एग्रीकल्चर इनोवेशन। याद रखेंगे इसकी फुल फॉर्म एआई फॉर एआई की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर एग्रीकल्चर इनोवेशन, ठीक है। एंड इससे 7000 फार्मर्स को यहाँ पर तेलंगाना में 7000 चिली फार्मर्स को यहाँ पे तेलंगाना में बेनिफिट प्रोवाइड कराने की बात की गई, राइट। तो याद रखेंगे ये सागू बागू ये क्या है? एक एआई बेस्ड एग्रीकल्चर सर्विस प्रोवाइड कराने के लिए टू द फार्मर्स लॉन्च किया गया ऑफ तेलंगाना बाय तेलंगाना स्टेट। नेक्स्ट, यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह इन्होंने इनॉग्रेट किया एविएशन सिक्योरिटी कंट्रोल सेंटर फॉर 66 एयरपोर्ट्स अंडर द सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स कवर। सीआईएसएफ के जो अंडर 66 एयरपोर्ट्स हैं आउट ऑफ 134 टोटल एयरपोर्ट्स, वहां पर आपकी ये एविएशन सिक्योरिटी कंट्रोल सेंटर को इनॉग्रेट किया गया। किनके द्वारा? अमित शाह के द्वारा। इससे क्या है? कटिंग एंड टेक्नोलॉजीज इक्विप की जाएगी, डाटा सेंटर्स आएंगे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैब आएगी, राइट। इमरजेंसीज के लिए यहाँ पे पहले से प्रिपेयर्ड रहेंगे, करेक्ट। तो ये है एविएशन सिक्योरिटी कंट्रोल सेंटर, जिसके पास 24/7 आपका रियल टाइम डाटा मॉनिटरिंग रहेगा, एनालिसिस रहेगा पैसेंजर्स का एंड एयर ट्रैफिक का, करेक्ट। इससे क्या है? सिक्योरिटी बढ़ेगी एंड जो एक मैनेजमेंट है उसमें भी काफी ज्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आ जाता है, विच स्टेट रिसेंटली लॉन्च गजय कोठा कैंपेन टू एड्रेस द ग्रोइंग प्रॉब्लम ऑफ ह्यूमन एलिफेंट कन्फ्लिक्ट। तो ये असम में लॉन्च किया गया एंड यहाँ पे ह्यूमंस एंड एलिफेंट्स कैसे मिलके एक दूसरे के साथ रह सकते हैं इन नेचर, उस पे फोकस किया गया है, राइट। जो मेन फोकस रहेगा ऑफ दिस ह्यूमन एलिफेंट कन्फ्लिक्ट क्या रहेगा कि एलिफेंट्स और ह्यूमंस कैसे एनवायरमेंट में एक साथ कोएग्जिस्ट कर सकते हैं, राइट। तो ऑप्शन ए यहाँ पे ठीक रहेगा। देन इसी में याद रखेंगे, अभी एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप मीटिंग कहाँ पर हुई थी? गोवा में हुई थी, जुलाई के महीने में हुई थी, करेक्ट। फिर इसी में अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने एम किया 100 मिलियन टन्स ऑफ कोल गैसिफिकेशन बाय 2030। फिर कैशलेस पेमेंट की बात करें एट इंटरस्टेट चेक पोस्ट, ये कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश ने इंट्रोड्यूस किया। फिर इंडिया का पहला ट्रांसनेशनल पावर प्रोजेक्ट किसके द्वारा? अडानी ग्रुप के द्वारा, और 100% एनर्जी सप्लाई करेंगे ये बांग्लादेश को, राइट। फिर इसी के द्वारा हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने लॉन्च की एक वेबसाइट जो की है आपदा राहत कोष 2023 की। पीएम मित्रा पार्क की अगर हम बात करें, ये कहां पर है? महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किया, और कहां पर? अमरावती में, करेक्ट। बोनालू फेस्टिवल कहां सेलिब्रेट किया गया? हैदराबाद में इसको सेलिब्रेट किया गया, करेक्ट। फिर अभी रिसेंटली किन्होंने चेयर की है कॉन्फ्रेंस ऑन ड्रग्स स्मगलिंग एंड नेशनल सिक्योरिटी, तो ये अमित शाह के द्वारा चेयर की गई। फिर इसी के साथ साथ याद रखेंगे, न्यू इंटीग्रेटेड टर्मिनल बिल्डिंग एट पोर्ट ब्लेयर किसके द्वारा इनॉग्रेट की गई? तो ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा इनॉग्रेट की गई। फिर इसी के साथ साथ याद रखेंगे, ग्लोबल फूड रेगुलेटर समिट ये किसके द्वारा होस्ट की गई? इंडिया के द्वारा होस्ट की गई, और कहां पर? न्यू दिल्ली में होस्ट की गई। फिर वो कौन सी स्टेट है जिसको पहला सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट मिलेगी? वो है गुजरात, और गुजरात की 2 विलेजेस में पायलट प्रोजेक्ट होगा ऑफ वन वेब, ठीक है। फिर इसी के साथ साथ गुजरात होस्ट करेगा 69th एडिशन ऑफ द फिल्म फेयर अवार्ड्स इन 2024। इसी के साथ किन्होंने इनॉग्रेट किया? ग्लोबल फूड रेगुलेटर समिट 2023 को, वो है मनसुख मांडविया, करेक्ट। फिर इसी के साथ साथ याद रखेंगे, मिनिमम गारंटेड इनकम बिल किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? राजस्थान असेंबली के द्वारा। फिर इसी के साथ किन स्कूल्स में अभी सेक्स एजुकेशन को कंपलसरी कर दिया गया है? वो है आयरिश स्कूल्स में,
राइट। फिर लोकल करेंसी को प्रमोट करने के लिए इंडिया एंड यूएई के बीच में यहाँ पे एमओयू साइन किया गया। फिर अगर मैं बात करूँ यूएसए की लार्जेस्ट रेप्टाइल सेंचुरी, करेक्ट, वांट्स टू इंपोर्ट घड़ियाल फ्रॉम विच कंट्री, फ्रॉम इंडिया इंपोर्ट करना चाहते हैं, राइट। फिर अभी कौन सा कंट्री ज्वाइन करना चाहता है ब्रिक्स बैंक को, राइट, तो वो कौन सा है, वो है अल्जीरिया, राइट। फिर इसी के साथ साथ यूएई लीड्स द वर्ल्ड इन मोबाइल इंटरनेट स्पीड, राइट, सबसे ज़्यादा इंटरनेट स्पीड कहाँ पे रही थी, यूएई में। फिर ईवी बैटरी फैक्ट्री सेटअप करने की बात की गई, ईवी बैटरी की फैक्ट्री सेटअप करने की बात की गई, कहाँ पर, यूके में, फॉर 4 बिलियन यूरो और 4 बिलियन पाउंड्स। और यहाँ पे कौन सेटअप करेगा ये इलेक्ट्रिक व्हीकल फैक्ट्री इन यूनाइटेड किंगडम, वो है टाटा। और 10,000 मीटर्स डीप होल अभी किया जाएगा चाइना के द्वारा इन द अर्थ क्रस्ट। नेक्स्ट, विच कंट्री हैज रिसेंटली वन दोफर म्यूनसिपैलिटी मेंस जूनियर एशिया कप 2023, जो कि एक मेंस इंटरनेशनल अंडर 21 फील्ड हॉकी चैंपियनशिप है। तो सबसे पहले तो ये देख लेते हैं दोफर म्यूनसिपैलिटी मेंस जूनियर एशिया कप ये इवेंट है जो किस स्पोर्ट से रिलेट करता है, तो ये हॉकी से रिलेट करता है, करेक्ट। तो अभी किन्होंने जीत लिया इस इवेंट को, इंडिया ने जीत लिया इस इवेंट को, किसको हरा के, इन्होंने हराया, डिफीटेड पाकिस्तान इन द फाइनल्स, करेक्ट। ये आपका 4th विन थी इंडिया के लिए, ये याद रखेंगे। एंड विद दिस विन इंडिया बिकम द मोस्ट सक्सेसफुल टीम जिन्होंने सबसे ज़्यादा बार ये इवेंट जीता है। 2004 में जीता, 2008 में जीता, 2015 में जीता और अब 2023 में जीता है, करेक्ट। तो राइट ऑप्शन है, इंडिया ने जीत लिया है दोफर म्यूनसिपैलिटी मेंस जूनियर एशिया कप को पाकिस्तान को फाइनल में हरा के, और ये अंडर 21 फील्ड हॉकी इवेंट था। नेम द पर्सनैलिटी हु वन द F1 स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2023। तो F1 रेस स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स, F1 रेस क्या होती है, गाड़ियों की रेसिंग होती है, राइट। तो किन्होंने जीती है, मैक्स वर्स्टैपन ने यहाँ पर रिसेंटली F1 ग्रैंड प्रिक्स 2023 जीत लिया है। ये बेल्जियन डच ड्राइवर है, राइट। और ये कौन सी कंपनी के लिए ड्राइव करते हैं, ये रेड बुल के लिए ड्राइव करते हैं। इन्होंने यहाँ पर जीत लिया है इस स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स को। सेकंड पोजीशन पे कौन है, लुइस हैमिल्टन, ये मर्सिडीज़ के लिए ड्राइव करते हैं, ब्रिटिश ड्राइवर है, राइट, और इन्होंने सेकंड पोजीशन आई है इसमें। और थर्ड नंबर पे कौन आया है, जॉर्ज रसल, राइट, ये भी आपके मर्सिडीज़ के लिए ड्राइव करते हैं, ये भी ब्रिटिश रेसर है और ये भी थर्ड पोजीशन पे आए हैं, करेक्ट। और मैक्स वर्स्टैपन की ये 5th तो सीजन विन है एंड तीसरी लगातार विन है, करेक्ट। एंड अभी फिर बात करें तो स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स किन के द्वारा जीती गई, तो वो है मैक्स वर्स्टैपन। नेक्स्ट, हु हैज रिसेंटली वन 23rd दुबई ओपन चेस टूर्नामेंट 23 फॉर द सेकंड कॉन्जिक्यूटिव टाइम। वो सेकंड कॉन्जिक्यूटिव टाइम किन्होंने 23rd दुबई ओपन चेस टूर्नामेंट को जीत लिया है, वो है अरविंद चिदम्बरम, राइट। अरविंद चिदम्बरम ये इंडिया के हैं, 24 साल के हैं, करेक्ट। इन्होंने 23rd एडिशन ऑफ दुबई ओपन, जो कि सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव टाइम ईयर विच वॉज हेल्ड एट दुबई चेस एंड कल्चर क्लब इन दुबई, इन्होंने जीत लिया, करेक्ट। तो कमिंग बैक, 2 बार लगातार 23वां एडिशन ऑफ दुबई ओपन चेस टूर्नामेंट किसके द्वारा जीता गया, अरविंद चिदम्बरम, जो कि इंडिया से बिलोंग करते हैं और 24 साल के हैं। सेकेंड पोजीशन पे जे सिंद्रोव रहे, जो कि उज्बेकिस्तान के हैं, और थर्ड पोजीशन पे अर्जुन अर्गेसी, ये इंडिया के ही हैं जो थर्ड पोजीशन पे आते हैं, राइट। तो अरविंद चिदम्बरम ने जीत लिया सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव टाइम 23वां दुबई ओपन चेस टूर्नामेंट। इंडियन वीमेन जूनियर हॉकी टीम डिफीटेड 4-time चैंपियन डैश कंट्री टू विन देयर फर्स्ट वीमेन जूनियर एशिया कप टाइटल जून 2023 में। तो इंडियंस वीमेन जूनियर हॉकी टीम ने साउथ कोरिया की वीमेन्स जूनियर हॉकी टीम को फाइनल्स में हरा दिया ताकि वो अपना फर्स्ट एवर वीमेन जूनियर एशिया कप टाइटल जीत सके। तो इंडियन वीमेन्स की जूनियर हॉकी टीम ने उनका पहला फर्स्ट एवर वीमेन्स जूनियर एशिया कप टाइटल जीत लिया है, करेक्ट। ये इवेंट कहाँ हुआ था आपका, चिली में हुआ था, करेक्ट, याद रखेंगे। और ये आपका इवेंट कहाँ पर हुआ था, जापान में हुआ था, नॉट चिली। और इसके बाद, इस विक्ट्री के बाद, अब ये FIH हॉकी वीमेंस जूनियर वर्ल्ड कप के लिए, जो कि चिली में होगा अब नवंबर-दिसंबर में, उसके लिए इंडियंस वीमेन जूनियर हॉकी टीम क्वालिफाई कर गई है,
राइट, याद रखेंगे यहाँ पर। तो इंडियन जूनियर वीमेंस हॉकी टीम ने किसको हरा दिया? साउथ कोरिया को इन द फाइनल, और इन्होंने पहला टाइटल जीत लिया है वीमेंस जूनियर एशिया कप 2023 का। तो दोस्तों ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। ये थे आपके 3rd वीक ऑफ जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। सेशन पसंद आए तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना एंड कमेंट करके ज़रूर बताना आपका क्या व्यूज़ रहेगा, राइट। इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगी ताकि मैं आपके लिए डेली बेसिस पे और बेटर कंटेंट प्रोवाइड कर सकूं। सो दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। फ्रेंड्स ये हमारी वीडियो थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप टेलीग्राम चैनल पे जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। एंड इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या तो पेमेंट में या हमारे कोर्सेज के साथ, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 7677333862, या फिर आप हमारी मेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं एंड आई विल मेक श्योर कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए। इसी के साथ साथ आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल affairscloud_official को फॉलो कर सकते हैं। कोड और याद रखना वो है विकास10। अगर आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप विकास10 का कोड यूज कर सकते हैं, आपको क्रैक 10 के अलावा 10% का डिस्काउंट यहां पे मिलेगा। और इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी इश्यू आ रहा है हमारी एप्लीकेशन से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड, या आपका कोर्स परचेज नहीं हो रहा, या आपका कोर्स परचेज हो गया, पैसे कट गए हैं, या कोई भी इशू आ रहा है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 9677333862, या फिर आप मेल कर सकते हैं support@affairscloud.com पे। एंड आई मेक श्योर हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपको जल्दी से जल्दी आपको रीच करेगा एंड आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। That's all for the day, friends. I hope you enjoyed the session and you can follow us on the YouTube channel, as well as apart from YouTube channel, you can go and follow us at Affairs Cloud Telegram channel. And if you have any queries related to the content or the of courses offered to you or the payment which you did on the application, you can contact us on the number provided, that is 7677333862. Apart from this friends, you can follow us on the Facebook as well as on Instagram handle, that is affairscloud_official. In the end friends, if you use a code that is Vikas10, you will be getting an additional extra 10% discount by using this code Vikas10. Also, if you have any problem regarding the course purchase, any problem regarding to our application, you can contact us on the mobile number, that is 9677333862. And if you want to mail us, you can also mail us on support@affairscloud.com, and I assure you that our representative from us will be contacting you soon and resolving your issue.